में बनी है और मेरठ में हाई कोर्ट की बहुत पुरानी मांग है, यानी लाहौर हमसे करीब पड़ता है जो पाकिस्तान का है और उनसे जो इलाहाबाद दूर पड़ता है। एक तो ये है। दूसरा, यहाँ पर जो गंगा जल की योजना बनी थी तो तत्कालीन सिंचाई मंत्री जो भी डॉक्टर मेहरा साहब बैठे थे, उन्होंने जब वो मंत्री थे तो उन्होंने गंगा जल की यहाँ पर वो प्रारंभ की थी वो योजना। तो मैं देख रहा हूँ पिछले काफ़ी दिनों से जो गंगा जल की आपूर्ति नगर में होती है वो नगर निगम से काफ़ी बाधित है। तो सांसद महोदय से मेरा अनुरोध है कि वो इसको थोड़ा सा ध्यान दें। तीसरा, मैं उनको बात के बजाय दूँगा, ESI का जो हॉस्पिटल बन रहा है उसके लिए सांसद महोदय बधाई के पात्र हैं। 29 तारीख साहब बता रहे साथ उसकी ओपनिंग होने जा रही है, उसके लिए बधाई के पात्र। मेरा नमस्कार। हाईकोर्ट की जो मांग है ये आपने सही कहा कि 25 साल से है वो। क्या ये मांग से कोई कभी रिप्रेजेंटेशन गया है कि हमें यूपी गवर्नमेंट की तरफ से कि हमें एक हाई कोर्ट की ब्रांच यहाँ मेरठ में चाहिए? जब तक ये गवर्नमेंट की तरफ से नहीं जाएगा तब तक इसका जो समाधान होना वो मुश्किल है। दूसरा मामले मैं क्षमा चाहता हूँ, मेरी बहुत जानकारी नहीं है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा सोमेंद्र जी से कि वो इसका उत्तर दे पाएंगे। मैं सबसे पहले मेरी जर्मनी का हृदय से धन्यवाद करूँगा कि आप सबके सामने हम लोग इस विचार मंथन के माध्यम से यहाँ आने का अवसर मिला। आदरणीय सांसद जी कि वो हमेशा हमारे धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों को अपने इतने महत्वपूर्ण समाचार पत्र में प्रमुखता से स्थान देते हैं। आज बात हो रही है रिंग रोड की। मेरा दोनों ही अपने अतिथियों से एक प्रश्न है कि मैं जो यहाँ रहती हूँ थापर नगर और जली कोठी के कॉर्नर पे जिसे पटेल नगर का चौराहा कहते हैं उसके पास मेरा निवास है। जब हम दिल्ली की तरफ जाएगा आप लोग उस पर और ज्यादा ध्यान देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी। और कोई सवाल? जी इधर से ले लेते हैं पहले सवाल। अभी जो साहब ने जो विषय रखा गंगा जल आपूर्ति के लिए बीच बीच में कहीं समस्या का कोई फायदा नहीं, लेकिन मैं बड़े निवेदन के साथ बताना चाहता हूँ हम लोग की सरकार बनने के बाद पहले सड़कें हर साल सड़कें बनती थी वो टूटती थी, क्योंकि वो सड़कें डामर से जो बन रही थी वो पानी आने के बाद टूट जाती थी। अब हम लोग व्हाइट टॉपिंग की सड़कें बनवा रहे हैं जो लगभग 20 से 25 साल जिनकी लाइफ है। और सरकार एक और नियम लेकर आई है कि 3 साल से 5 साल हम लोगों ने किया है कि यदि कोई भी विभाग सड़क बनाता है तो 5 साल तक उसी ठेकेदार की जिम्मेदारी जिसने वो बनाई है सीधे बेगमपुर तक। अभी MDA के और हम सब जितने भी माननीय प्रतिनिधि हैं सभी के साथ हम लोगों की बात हुई थी। हम लोग सड़क चौड़ी भी करा रहे हैं और जो नाले हैं नालों पर ऊपर ढकवा कर उन्हें तो फुटपाथ के रूप में और बराबर में रेलिंग लगाकर जिससे कि लोग अतिक्रमण ना कर सके। देखिए अतिक्रमण कोई सरकार या प्रशासन नहीं कर सकता जब तक जनता का सहयोग नहीं होगा, क्योंकि हम ही लोग 8 मीटर की सड़क है, उस सड़क पे यदि हमारी कोई दुकान आ रही है तो दुकान इतनी अंदर नहीं है जितना बाहर सामान रखे हुए हैं। फिर उसके बाद हमारा पार्किंग का भी वहीं पर है, तो उस पर भी हम काम करें। एक हापुड़ अड्डे से भूमियापुर होते हुए मेट्रो प्लाजा तक इस रास्ते को भी हम इसी तरह से, जैसे मैंने हापुड़ अड्डा और बेगमपुर वाला बताया, इसी तरह से हम लोग बच्चा पार्क से लेकर सीधे घंटाघर तक उसे भी ऐसा ही कर रहे हैं। और हापुड़ अड्डे से लेकर काली नदी तक अब ये 4 रास्ते हम सब लोगों ने मिलकर लिए हैं कि पहले इन 4 रास्तों को हम लोग व्यवस्थित कराएंगे, उन्हें लेकर फिर बाकी पर हम लोग आगे बढ़ेंगे। हमारी सबसे बड़ी समस्या ख्यालनगर बाजार की है।
नागे का सड़क करीब टूटे हुए 2 साल से ज़्यादा हो गए, हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं, अब तक सड़क नहीं बनी, वहाँ से निकलना भी दिक्कत का काम हो रहा है। तीसरा है वहाँ पे ट्रैफिक जाम, 4 व्हीलर के लिए हम लोग कई बार बोल चुके हैं कि दिन में 11 से लेकर शाम को 7 बजे तक 4 व्हीलर में बैन लगा दिया जाए, जिससे व्यापार हमारा चल सके, परंतु उसकी भी कोई व्यवस्था अभी तक नहीं हो पाई। सांसद जी करे, मंत्री जी करे, कोई भी करे, हमारी समस्या होनी चाहिए। एमपी के साथ हम लोगों ने बैठ के अभी बात की है, लेकिन इसमें जो माननीय विधायक जी ने भी कहा, देखिए समस्या ये है, उस समय जब ये शुरुआत की गई उसी समय में कहीं ना कहीं खामियां रही। ये हैवी इंडस्ट्री के नाम पर जो जमीन का है, ना तो हैवी इंडस्ट्री छोड़ी गई, ना वो एयरपोर्ट के लिए रही। हम लोग उसमें लगातार प्रयास कर रहे हैं। अभी जीएमआर से भी हम लोग कि वहाँ से एनओसी का लिए भी हम लोग लगे हुए हैं कि ज़्यादा भी नहीं तो 72 सीटर्स हम लोगों को मिल जाए। और देखिए सरकार की प्राथमिकता पर है, हमारी सरकार आने के बाद आप देख सकते हैं कि प्रदेश के अंदर हम लोगों ने इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी, हमारे रीजनल कनेक्टिविटी के लिए भी जो माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रायोरिटी है, हम लोग प्रयास कर रहे हैं। मुरादाबाद हो, चाहे हिंदन हो, सहारनपुर हो, और मुझे विश्वास है कि जल्दी मेरठ भी उसी लाइन में होगा। हमको मिले और माननीय मुख्यमंत्री से भी इस पर चर्चा हुई है। सबसे बड़ी जो दिक्कत इसमें है, क्योंकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर में बन रहा है, उस कारण से कुछ तकनीकी कठिनाइयाँ इसके बीच में आएंगी। और रीजनल कनेक्टिविटी के लिए महाराज जी ने कहा कि मैं भी चाहता हूँ कि वो हो, लेकिन उसमें हिंडन डेवलप हो गया, अभी सहारनपुर भी डेवलप हो गया है, तो कुछ आसपास इतने एयरपोर्ट हो रहे हैं, इसलिए थोड़ा बार बार जो है सिविल एविएशन डिपार्टमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसको ड्रॉप कर देता है मेरठ के प्रस्ताव को। इतना तो हो जाए कि उनको रीजनल कनेक्टिविटी मिल जाए, लखनऊ और प्रयागराज और इधर गोरखपुर इधर तक जाने का हमारा काम बन जाए, इतना हम लोग प्रयास कर रहे हैं। के बारे में बात करनी थी कि लगभग 30 वर्ष हो चुके। 1995 में ये एयरपोर्ट अथॉरिटी ने लिया था और अभी तक कोई मानकों के हिसाब से अभी कोई कार्य नहीं किया गया, जबकि इसमें 1800 बाई 30 मीटर की पट्टी बनाई गई, उसमें छोटे ही विमान आ सकते हैं, और जबकि उसके मानक के अनुसार 3000 मीटर की बननी चाहिए थी, वो अभी तक नहीं बनाई गई। ATS पावर टावर भी अभी तक नहीं लगा, जिसकी वजह से बड़े प्लेन यहाँ पर उतर सके। तो गाड़ियों का ठहराव बंद कर दिया गया था, उन्हें चालू कराया जाए। धन्यवाद। क्योंकि जिस तरह से नाले चौक है उनमें क्योंकि पॉलीथीन और इस तरह पड़ी हुई है, अतिक्रमण इसमें एक बड़ा कारण है, जिससे कि ना तो वो सफाई कर पाते हैं। अभी हम लोग रजनी जी भाई साहब, आप शायद यही बात मैंने कही है कि जो प्रमुख रास्ते हैं ना, उन पे हम लोग नाले पर फिर से उन्हें ढकवा कर रेलिंग लगवाए, जिससे कि अतिक्रमण खत्म हो। और जो सड़क वाली बात है भाई साहब, देखिए बारिश के कारण कुछ सड़कें रुकी हुई थी, लेकिन अब सभी सड़कों का मुझे लगता है कि हम लोगों ने लिया है और आपको जल्दी ही काम दिखाई देगा। एक जो आपने कहा 4 व्हीलर्स के लिए, मैंने अभी बात की, हम लोग सारे लोग बैठे थे उसमें अपने जिलाधिकारी, कप्तान और एसपी ट्रैफिक के साथ। हम लोग जो प्रमुख अपने मार्केट्स हैं, चाहे उसमें आबुलेन है, सेंट्रल मार्केट आपका खेल नगर का है, सारदा रोड वाला रास्ता है, ये मार्केट जो है, इन पर हम लोग चाहते हैं कि चाहे 2 व्हीलर हो चाहे 4 व्हीलर, इन्हें ही बिल्कुल हम लोग नो ट्रैफिक जोन में इन्हें लेकर आना चाह रहे हैं कि ना यहाँ पार्किंग और 4 व्हीलर को वो प्रतिबंधित करते हैं। इसी तरह से मेरठ में भी जो बहुत व्यस्त हमारी मार्केट है ना, उनमें भी हम ये लागू कराना चाहते हैं। उसमें हमारी बात हुई और जल्दी से करेंगे हम लोग। बहुत मंच है निश्चित रूप से अपने माननीय जनप्रतिनिधियों से रूबरू होने का। तमाम सवाल है डॉक्टर करविंदर जी, आपका सवाल किन से और क्या सवाल होगा? डॉक्टर करविंदर सिंह, प्रधानाचार्य गुरुदेव बहादुर पब्लिक स्कूल और प्रेसिडेंट मेरठ सहोदय स्कूल कॉम्प्लेक्स, जो CBSE एफिलिएटेड स्कूल्स की एक बॉडी है। सर, मेरा सवाल माननीय सुमिंदर जी से और अमित अग्रवाल जी से है। एक तो सर, कंकरखेड़ा में जो आपने जो दूसरी तरफ जहाँ पर फ्लाईओवर ऑलरेडी बना हुआ था, वहाँ पर तहे दिल से शुक्रिया, लेकिन मेरी डिमांड, क्योंकि डिमांड तो जनता की कभी खत्म नहीं होती, लेकिन जो मेरी डिमांड है बड़ी जायज़ डिमांड है। अगर आप कंकरखेड़ा डिस्टिलरी वाले फाटक से कभी आए तो 90 से लगभग 9 बजे तक तो फाटक बहुत ज़्यादा बंद रहता है और वही समय बच्चों को स्कूल जाने का होता है। तो मेरी आपसे प्रार्थना है
वहाँ पर फ्लाईओवर आसानी से बन सकता है, क्योंकि लेफ्ट हैंड जो मिलिट्री का एरिया है वहाँ पर वो सारे फ्लैट्स वगैरह ये, और रेलवे ने भी अपने फ्लैट्स तोड़ दिए हैं, और डिस्टिलरी है, उससे आप अगर चाहेंगे, डिस्टिलरी भी बंद है, तो वहाँ पर एक फ्लाईओवर का निर्माण बहुत आवश्यक है। फ्लाईओवर नहीं तो मैं कहता हूँ कि कम से कम अंडरपास तो इस तरीके से बनवा दिया जाए, क्योंकि लगभग 4.5 लाख की आबादी कंकरखेड़ा क्षेत्र में रहती है। और अमित जी, हालांकि आप गुस्ताखी कहेंगे, कंकरखेड़ा वो हिस्सा है जो हमेशा आपको जिता करके आपकी पार्टी को जिता करके भेजता रहा है, इसलिए मेरा ये अधिकार आप पर बनता है कि मैं पुरजोर तरीके से इस डिमांड को करूं। और दूसरा एक और, नागर जी मेरी बात से आप भी इत्तेफाक रखेंगे कि जो वो फाटक से लेकर के 200 मीटर में निकलते हैं, और कई बार वहां पर वो पलट भी जाते हैं। उसकी आपने कई सड़कें शहर की बनाई है, वेस्टर्न रोड को आपने क्या, आप आर्मी से जहां से भी वो सड़क जिसके हिस्से वहां की उसको बनवाएं, ये मेरी गुजारिश है। दूसरा सर, सुविंदर जी, आप फिजिक्स से डॉक्टरेट हैं, मैं भी आपके क्षेत्र से फिजिक्स से डॉक्टरेट हूँ, डिग्री ली है। मेरा आपसे बड़ी उम्मीदें हैं, और आप जिस मंत्रालय से ताल्लुक रखते हैं, मैंने सौर ऊर्जा पर डॉक्टरेट की है। मेरा आपसे कर्मठ निवेदन है कि आप एक ऐसा सोलर यहाँ पर बड़ा वो लगवा दें जो उत्तर प्रदेश की जनता ने भारतवर्ष के अंदर सोमेंद्र राय हमेशा के लिए कि वो इस ऊर्जा के मंत्री थे, उन्होंने मेरठ को ये स्पेशल तोहफा दिया। मेरा एक कहना ये है। दूसरा सर, हो सकता है कि ये सांसद भी, लेकिन मैं सवाल ही कर रहा हूँ, वो डिमांड थोड़ा मवाना क्षेत्र की है, जो गंगा के ऊपर पुल बना हुआ है वो अधर में लटका हुआ है, उसकी साइड हस्तिनापुर यहाँ का एक बड़ा तीर्थ स्थान भी है, और कृष्ण नगरी भी है, पांडव नगरी है। अगर वो सड़क बनवा दी जाए, और जल शक्ति मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार मेरठ से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन इसके बावजूद 1.5 साल से उस सड़क पर एक साइकिल वाला नहीं गुजर सकता। तो मेरी डिमांड ये भी है कि उसको आप पूरा कराएं। और कूड़े का निस्तारण सर, कूड़े को भी घटनाएं हुई होगी, तो मैंने उनको उस दिन याद दिलाया, लिख के भी ले गया था, तो उन्होंने खड़े ही उस पर आदेश पारित कर दिए। एक्सप्रेस वे से और काशी उससे सिवाया टोल प्लाजा तक उन्होंने डीपीआर तैयार कराने के लिए एलिवेटेड बाईपास का आदेश कर दिया, क्योंकि बाईपास का एलिवेटेड रोड 28 किलोमीटर लंबी बैठती है। मैं समझता हूँ कि इतनी लंबी एलिवेटेड रोड तो हिंदुस्तान में कहीं भी नहीं होगी। इतना बड़ा तोहफा उन्होंने हमको दिया है, और उन्होंने नाराजगी भी व्यक्त की, 1.5 साल तक डीपीआर क्यों नहीं बनी, वो अधिकारियों से उसकी पूछताछ करेंगे, अलग विषय है। लेकिन अभी पोल्स लैंग्वेज लीजिए, उनका शिफ्टिंग होना है, और जो सड़क आपने टूटी बताई वो 217 मीटर है। अब आपको पता है, जब मैं इतनी लंबाई बता रहा हूँ तो मेरे को आगे का भी मैंने उसके बारे में कुछ काम किया होगा। ये बैठे हैं पीयूष जी बराबर में, वो कैंट बोर्ड की होती तो अब तक बन जाती। और एमबीएस से हमको परेशानी ये है कि वो हमारी विधायक निधि और सांसद निधि भी नहीं लगाने देते, वैसा वापस कर दिया उन्होंने। बॉम्बे बाजार की सड़क हमने बनवाने के लिए दिया था, तो वो उसके ऊपर गड्ढे जरूर है, लेकिन इस बार एमबीएस वालों ने मुझसे वायदा किया है कि हम इस वाली योजना में, इस साल की जो योजना है उसमें पिकअप कर लेंगे, तो वो निश्चित रूप से मैं समझता हूँ इस वर्ष में बन जाएगी। उसके बाद भी जो नया मिलिट्री हॉस्पिटल बन रहा है, उसके पीछे भी नाले पर एक सड़क का निर्माण शुरू कराया है, जिससे उस पुल से जब आएंगे फाटक से कासिमपुर वाले से, तो सीधे नाले के किनारे आप बना जाएंगे। आदरणीय विधायक श्री अमित अग्रवाल जी, हमारे विधान परिषद सदस्य माननीय धर्मेंद्र भारद्वाज जी, हमारे न्यूज़पेपर के हमारे माननीय संपादक जी, हमारे बहुत ही जुझारू हमारे अधिकारी माननीय नगर आयुक्त साहब, हमारे बहुत ही प्रिय साथी और इस अखबार के संपादक माननीय दिनेश दिनकर जी, यहाँ पर उपस्थित मेरठ महानगर के समाज सेवी यहाँ पर उपस्थित हैं, बैठे हैं अजय गुप्ता जी, और सभी सम्मानित प्रमुख हमारे समाज सेवी हमें यहाँ पर सब दिखाई दे रहे हैं। मैं सभी का सम्मान करते हुए
आपके विषय पे थोड़ा सा बोलना चाहूँगा। जैसे भी हो ये आग जलनी चाहिए, यानी कि कोशिशें दोनों तरफ से होनी चाहिए। जहाँ तक मैं समझता हूँ इस चर्चा को आगे बढ़ाते दैनिक जनवाणी समाचार पत्र समूह का एक सकारात्मक कदम विचार मंथन, उसमें अगला सवाल जी किनसे आपका सवाल है, क्या नाम? धन्यवाद। मेरा सवाल अपने महापौर जी और अपने कैंट के विधायक माननीय अमित अग्रवाल जी से है कि आपने देखा हुआ कचहरी से लेकर और सूरजकुंड जो मंगल पांडे तक सड़क जाती है, वो सड़क पे जगह जगह कारों का, पर्सनल कार का लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है पूरी सड़क पर, और कम से कम 7 या 8 कार और डेंट पेंट की दुकानें, जो कहीं ना कहीं उस केमिकल से उस मोहनपुरी में रहने वाले लोगों को बहुत समस्या आती है। स्थानीय पार्षद से अगर हमने समस्या को उठाई, उस बेचारे की भी अपनी विवशता है, क्योंकि सभी लोग अपने स्थानीय परिचित पड़ोसी हैं, तो सबने सड़क पे पूरा अतिक्रमण गाड़ियों कर रखा है। दूसरी समस्या है कि अपो ग्रीन में हमारे परिचित रहते हैं, उनके घर के आगे 2 लोगों ने 8 मीटर तक सड़क रैंप बना लिया है और एक ने बिल्कुल सड़क पे छज्जा निकाल लिया है। उसकी कार्रवाई बार नगर निगम में MDA में किया गया, उनके उपाध्यक्ष भी मिला गया, पर्सनली मैं भी मिली, उन्होंने आश्वासन दिया कि नहीं ठीक कर लोग। अभी राघवेंद्र जी आए, मौसी जी राघवेंद्र जी आए हैं और मुझे लगता है कि देखिए ट्रैफिक की सबसे ज्यादा समस्या है। हाँ, अभी राघवेंद्र जी उस बारे में बताएंगे भी कि मेरी बात भी हुई से उनमें हम लोग 2 व्हीलर 4 व्हीलर प्रतिबंधित और उनके लिए वैकल्पिक व्यवस्था करने के लिए हम लोगों ने कहा। तो मुझे लगता है यदि इतना हो, देखिए धीरे धीरे ही हम लोग आगे बढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा। बिल्कुल जो मैंने बात करी थी कि हम पहले जो प्रमुख 4-5 रास्ते दिए, पहले उन्हें अतिक्रमण मुक्त कराएंगे, लेकिन ये संभव जब ही है जब सभी का सहयोग हो। बिल्कुल सभी के सहयोग से हो सकता है, कोई भी ऐसा नहीं है। देखिए पुलिस जाती है तो विरोध करता कौन है, चालान लगता है तो उनकी सिफारिश करता कौन है। जो लोग दिल्ली जाते हैं, दिल्ली बॉर्डर में एंट्री करते ही अपने आप सारे नियम याद आ जाते हैं, तो सुधरना तो हमें ही पड़ेगा, व्यवस्था हमारी व्यवस्था हमें ठीक करनी पड़ेगी, लेकिन कुछ नियम लेकर आए उनमें सहयोग की आवश्यकता है। तो सबसे पहले ट्रैफिक को लेकर के 2 तरीके की चीजें बताई जाती हैं कि ई रिक्शा की वजह से सबसे ज्यादा जाम है। तो निश्चित रूप से सड़क पर ट्रैफिक का दबाव है, वाहनों का दबाव है, ये हम कहें कि नहीं है तो ये गलत होगा, ये हम भी महसूस कर रहे हैं पिछले 10 महीनों से। लेकिन ये कहना कि केवल ई रिक्शा की वजह से दबाव है, ये उचित नहीं है। ई रिक्शा भी हमारे समाज के ही हिस्सा है, कहीं बाहर के नहीं है। वो भीतर सेक्शन से आते हैं, उनकी जिम्मेदारी इसी समाज की है, ये शासन प्रशासन की जिम्मेदारी है, ये जो जनप्रतिनिधि है उसके लिए नियम कानून बनाने की जिम्मेदारी है। तो ये कहना केवल इसके लिए हमारे पास बड़े वाहन है, चाहे ट्रक हो चाहे 4 व्हीलर हो, उतना ही जिम्मेदार है सड़क के नियमों का पालन करने के लिए जितना ई रिक्शा। हाँ, ये जरूर है कि उनकी संख्या अचानक ज्यादा हुई है पिछले 4-5 सालों में, इसलिए दिक्कत आ रही है। इसके मैनेजमेंट के लिए, प्रबंधन के लिए हम लगातार कोशिश कर रहे हैं और आप लोगों से मिल करके, व्यापारिक संगठनों के साथ मिल करके और विभिन्न जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ मिलकर के हम प्रयास कर रहे हैं कि एक सुगम यातायात व्यवस्था बनाई जा सके। उसके लिए मैंने 4 जोन में ई रिक्शा को बांटने का प्रयास किया है। अभी ये प्रक्रिया चल रही है, उनको स्टिकर लगाया जा रहा है। करीब 4000 स्टिकर लगाए गए हैं ई रिक्शे पर। उस पर उनका ये निर्धारित है किसी जोन में चलेंगे, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि वो कम अवेयर वाले भी व्यक्ति हैं जो इसको चला रहे हैं, उनको रेगुलेट करना बड़ा कठिन कार्य होता है। वो असंगठित क्षेत्र के हैं, इन सब क्षेत्रों को रेगुलेशन करना आसान है। हम कह रहे हैं कि जितने विद्यालय के हैं, जितने टीचर हैं, जितने प्रिंसिपल साहब हैं, जितने स्कूल के हैं, यदि वही रेगुलेट हो जाए, क्योंकि वो उनकी जिम्मेदारी ज्यादा है कि वो रेगुलेट। हमारे पुलिस के लोग भी इसका उल्लंघन करते हैं। जब वर्दी है तब तो उनको कोई नहीं रोकेगा, निकल जाएगा, जब बिना वर्दी जाएंगे तब भी वो करते हैं। तो ये स्वीकार करने की जरूरत है और अपने कमियों को देखने की जरूरत है। तो मैं आपके साथ हूं, जब भी आप कहिए। मैं लगातार विभिन्न बाजारों में जाकर के, बैठकों में उनसे बात करके क्या समाधान हो सकता है लगातार प्रयास कर रहे हैं। अभी एक महोदय का प्रश्न था कि विद्यालयों में जो वाहन बसें हैं वो अनधिकृत चल रहे हैं।
ये कहना गलत है, अनधिकृत नहीं है। इनके लिए अलग से छूट गवर्नमेंट ने दे रखा है जिन विद्यालयों में। ये अलग बात है कि कुछ विद्यालय में वाहन चलते नहीं हैं, वो प्राइवेट जिनके गार्जियन हैं वो खुद अपना बच्चा लेकर के वहां पहुंचते हैं, है सब है। लेकिन आप लोग भी, सारे लोग गार्जियन हैं, सबके बच्चे पढ़ते हैं, आप लोग इस बात का ध्यान रखिए कि किस वाहन में अपने बच्चों को भेज रहे हैं। आप लोग छोटे पैसा बचाने के क्रम में आप ई रिक्शा पर भेजते हैं जो बिल्कुल न उनके पास लाइसेंस होता है, ना मानक के अनुसार जो गवर्नमेंट ने निर्धारित किया है कि जब बच्चे चलते हैं दोनों साइड एक लाइन खींची होती है, उस पर लिखा रहता है शिक्षा वैन या स्कूल वाहन, इस तरह की चीजें ये आपको हमको सबको देखने की जरूरत है। कोई घटना दुर्घटना हो जाने के बाद हाय हाय करने से अच्छा है कि शुरुआती दौर में हम इसका सबक देखें, इसको सबको करने की जरूरत है। ये करती हूँ कि उन्होंने इतना सकारात्मक विचार मंथन के लिए हम लोगों को मंच उपलब्ध कराया है और हमारी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। जब लोग अच्छा काम करते हैं तो अपेक्षाएं भी बढ़ जाती है। दुष्ट लोगों से अपेक्षाएं कभी नहीं होती, अपेक्षाएं अच्छे लोगों से होती है। तो मैं कहना चाहूँगी, बहुत छोटा सा मेरा वो है कि हम महिलाएं जब मार्केट जाती हैं या मेरठ में कहीं जाती हैं तो पिंक टॉयलेट, माननीय योगीनाथ जी जो मिशन शक्ति पर भी काम हो रहा है कि हम लोग इसके वजह से बहुत परेशान होते हैं। दूसरी एक क्वेश्चन हो रहे कि इतना सुंदर हमें दिल्ली हाईवे एक्सप्रेस वे मिला है, लेकिन एक्सप्रेस वे से और मोदीपुरम बाईपास पर 1 घंटा लग जाता है और वहाँ पर हमें कुछ 30 या 35 मिनट लगती है। इस समस्या से अगर हमें निजात दिलाया जाए तो दिया। इस बार जो निर्माण होगा वो परमानेंट स्थायी आपका समाधान निकालेगा उसका। हम कोई ना कोई वैकल्पिक व्यवस्था कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी। अगला सवाल नीरज जी, और मेरा निवेदन है अपने अतिथियों से कृपया सूक्ष्म सवाल पूछे। मुझे किसी और कार्यक्रम में जाना है, इसके लिए यहाँ से मुझे भी निकलना होगा, लेकिन मैं जाने से पहले एक बात जरूर कहना चाहूँगा। जितनी भी समस्याएं हैं यहाँ पर, जितनी भी समस्याएं यहाँ पर हैं, यहाँ लिखी हुई हैं, इसमें से कुछ तो क्रोनिक हैं जो पिछले 25 साल से 30 साल से चली आ रही हैं, उनके अपने रीजंस हैं। लेकिन आज मेरठ में जितना काम हो रहा है, मैं आपको सच बताऊं, जिस तरह से कनेक्टिविटी का काम हो रहा है, सदर सराफा बाजार में ट्रैफिक इतना ज्यादा है कि वहां आम ग्राहक नहीं आ पाता है। चारों तरफ तक ई रिक्शा का जाम इतना ज्यादा है, ई रिक्शा से नहीं हो पाता है। दूसरा यह है कि माननीय विधायक अमित अग्रवाल जी से और सुरेंद्र तोमर जी से मेरा सवाल है, बराबर हम सुरेंद्र तोमर जी ने बराबर अधिकारियों को इस विषय में बात करते रहे, मगर वो विषय आगे नहीं चल पाया। तो आज मैं समझता हूँ कि जनवाणी के माध्यम से यहाँ पर जो ये विषय उठाया है महानगर के लिए एक वरदान साबित होगा। तो आज इस चीज का आश्वासन देते हुए कि इस पर भी नंबर जल्दी आने वाला है, तो मैं अब और ज्यादा इससे ज्यादा जो आपने पूछा था उसका मैंने उत्तर दिया है। और दीपावली का पर्व अब शुरू हो गया, पूरा मेरठ महानगर फेस्टिवल को लेनी शुरू करती है। इस अतिक्रमण के माध्यम से ऐसा नहीं कि हमारा टाइम वेस्ट होता है। कोई भी हमारे साथी, कोई भी, आप भी कहीं जाते हो, हम भी कहीं जाते हैं, तो इस जाम के हिसाब से 20 से 25 मिनट हर कोई लेट हो रहा है और उसके साथ साथ पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है। जैसे जगह जगह हमारे गाड़ी, स्कूटर और लगभग लाखों लीटर पेट्रोल रोज वेस्ट हो रहा है, क्योंकि जाम में पेट्रोल बराबर खर्च होता रहता है, फाइनेंस का भी लॉस है और प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। इसके लिए एक बहुत जल्द आपको दिखाई देगा, हमारे एक बड़ी बैठक बुलाने का मेरा इसमें एक प्लानिंग है। उसमें हमारे सम्मानित जी, हमारे विधायक जी, हमारे सभी अधिकारी भी, और मैं समझता हूं कि उसमें हम अपनी कमिश्नर मैडम को भी उस ओपी सेशन एक हमें बुलाना है, उसमें आप सभी उपस्थित रहेंगे, सभी हमारे व्यापारी भाई भी उपस्थित रहेंगे। और हमारी एक बात प्लानिंग है, सबके सामने बैठकर
हमें ये इसकी प्लानिंग करनी है कि जनप्रतिनिधि बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, एक बार उनका अभिनंदन होना चाहिए, जोरदार करिए। तुम कहाँ का गड़बड़ कर रहे हो, कहाँ का गलत गाड़ी पार्क करते हो? बिल्कुल सही, 100% बिल्कुल सही बात कही थी कि हम सबको पर्सनल लेवल पे, सॉरी सर आई इंटरप्टेड, सबको पर्सनल लेवल पर एक ये चीज सोचनी चाहिए कि हमें कहाँ से चेंज करना है, तभी एक सोसाइटी में नेशनल बदलाव। हम सारी जिम्मेदारी इन पे नहीं डाल सकते। ये कहना चाह रहा हूँ, मैं बैठा बैठा अपने आप से सवाल कर रहा था, सार्वजनिक रूप से मैं एडमिट कर रहा हूँ, मैं बैठा बैठा सोच रहा था मैं कहाँ का गलत गाड़ी पार्क करता हूँ, कहाँ का गलत चलाता हूँ, कहाँ का मैंने अतिक्रमण कर रखा है, कहाँ का मैंने गलतियाँ कर रखी। तो हम सभी, एक और बात कहना चाहूँगा, देखिए आप नेता हैं हमारे, हम सब भी कहीं ना कहीं नेता हैं, चाहे अपनी कॉलोनी के हैं, चाहे अपने परिवार के, हम भी कहीं ना कुछ तो कर सकते हैं। तो हम सिर्फ समस्या को ना बोलकर समाधान का हम कहाँ हिस्सा बन सकते हैं, अगर हम ऐसा प्रयास करें। और उसके लिए में बोलना नहीं है, सिर्फ कुछ करना है। हमारा एक छोटा सा कदम भी उदाहरण बन सकता है। बोलने से नहीं, आचरण से और उदाहरण से परिवर्तन आता है, स्थायी आता है। अंतिम बात इस रूप में कहना चाहूंगा, हमारे नेताओं ने पहले उदाहरण प्रस्तुत करे, वर्तमान में भी कर रहे हैं। माननीय शास्त्री जी ने उपवास रखा तो पूरे देश ने रखा, माननीय मोदी जी ने झाड़ू उठाई तो पूरे देश ने उठाई। हम सब ना शास्त्री है ना मोदी है। ब्रिज जहाँ फ्लाईओवर बन रहा है जिससे कि ट्रैफिक ना रुके, हापुड़ अड्डे पे भी हम लोगों ने इसी तरह से, अमित जी भाई साहब, हम सब लोग, आदरणीय मेयर साहब, सब लोग बैठे, उस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं। जहाँ जहाँ फ्लाईओवर की आवश्यकता है, क्योंकि अभी मेरठ के अंदर फ्लाईओवर्स भी कम है, एलिवेटेड रोड भी नहीं है। अभी अमित जी भाई साहब ने बताया, परतापुर से सीधा मोदीपुरम तक हम लोग एलिवेटेड रोड का डीपीआर हमारी बन रही है। आबू नाका से लेकर सीधे काली नदी तक उसकी भी एलिवेटेड रोड पर काम चल रहा है। मैक्सिमम 2025 तक आप देखेंगे, चाहे वो अतिक्रमण की व्यवस्था है, अतिक्रमण मुक्त करना है, स्ट्रीट वेंडर्स के लिए हम लोग अलग व्यवस्था करा रहे हैं। इन सभी चीजों पर आपके जनप्रतिनिधि पूरी तरह से जागरूक होकर ये काम कर रहे हैं। देखिए, आपने जो भी विषय रखा होगा, सभी विषयों की जानकारी आपके प्रतिनिधियों को है, और ईमानदारी से हम ये कह सकते हैं कि 2025 तक आपको इसमें और बदलाव दिखाई देगा। मैं एक और निवेदन करता हूँ, देखिए जानते सभी है, सभी को पता है कि समस्या का कारण क्या है और जनक कौन है। अभी आप लोग कह रहे थे कि ई रिक्शा सबसे बड़ी समस्या है, लेकिन मुझे लग रहा है कल था शायद, कल ई रिक्शा वालों ने भी हड़ताल कर रखी थी, उनकी भी हड़ताल थी, उनके भी अधिकारों का हनन हो रहा है। और ये भी याद करें आप, देखिए अब ये जो ई रिक्शा है ना, ये 2-3 साल पहले तक रिक्शाएं थी, अब ये ई रिक्शा में बदल गई है। लेकिन इन्हें भी व्यवस्थित करने में हमारे राघवेंद्र जी पूरी तरह से, उनका स्टिकर लगाना, सब पे काम चल रहा है। देखिए थोड़ा सा और समय लगेगा, लेकिन मुझे लगता है कि हम लोग उसको भी ठीक करवा लेंगे। लेकिन मैं फिर कहूंगा कि जिस तरह से हम लोग अपने अधिकारों की बात कर रहे हैं, फिर से आप सभी का धन्यवाद करता हूं। जय हिंद। हमारे प्रयास में कोई कमी नहीं रहेगी, और मैं आपको एक सत्यता बता रहा हूं, सभी जनप्रतिनिधि हमारे मन बना चुके हैं। बस मेरा एक निवेदन है, जब नगर निगम अपनी कार्यवाही करने चले, पहले इसके एक नॉर्म्स बना लिए जाए, कचहरियां बनेगी। दूसरी बात, आपने वेंडर्स की बात कही है, तो एमडीए के सौजन्य से ही कचहरी का कोऑपरेटिव बैंक चौराहे से और चाय वाली कुटिया जो है वहाँ तक पूरा ऑर्गेनाइज तरीके से स्ट्रीट वेंडर्स के लिए भी जगह बन रही है, उनके लिए भी दुकानें या स्टॉल्स वगैरह बनेंगे, और आपको गाड़ी खरीदने में दिक्कत नहीं होगी। ये मैंने तो कहा नहीं, आप थोड़ा बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री। सौरभ जी, प्लांटेशन वाला विषय जो है उसे क्लियर करें। ये प्लांटेशन जो तेज गढ़ी से हापुड़ करने वाला प्लांटेशन उन्होंने कहा था, तेज गढ़ी से हापुड़ तक भी प्लांटेशन बना है। एक वैश्य समाज से दीपक गुप्ता हूँ। बल्लभपुरम में नगर निगम द्वारा बाबा साहब पार्क आयोजित बनाया गया है बहुत टाइम पहले, लेकिन उसमें इतना अतिक्रमण है कि उसका बोर्ड भी नहीं निकला, और मेरे द्वारा उसकी 3 बार शिकायत की गई कि वहाँ से अतिक्रमण हट जाए और वो पार्क खाली हो जाए, लेकिन वो पार्क खाली नहीं हो पा रहा। की तरफ से हमारे जनवाणी के संपादक बड़े भाई आदरणीय यशपाल जी और दिनकर जी, और हमारे मेरठ दक्षिण से और उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री मेरे छोटे भाई आदरणीय सोमेंद्र तोमर जी,
हमारे मेरठ कैंट के 3 बार विधायक और विकास पुरुष के रूप में जाने जाने वाले आदरणीय कटवाल जी, मेरठ महानगर में बहुत अधिक सुंदर और एक अच्छी दिशा में काम किया आदरणीय महापौर जी, राघवेंद्र जी, सौरभ जी और प्रबुद्ध लोग जितने बैठे, कि मुझे नहीं लगता कि लास्ट के 20 या 30 ईयर्स में भी रहा होगा, क्योंकि इतना परिवर्तन पे काम कर रहे हैं तीनों मिलके कि वो आने वाले 1-1.5 साल में बहुत ज़्यादा चीज़ें गुजरेगी। महापौर जी भी अपने क्षेत्र में लगे हुए हैं, सोमेंद्र जी, अमित जी, और मैं सभी को उनकी तरफ से भी अपनी तरफ से भी आश्वासन देता हूँ कि हम सब मिलकर काम करेंगे। जय जय। इन पंक्तियों से कि या पद चलन हवाओं का रुख मोड़ देंगे हम, या खुद को वाणे पुत्र कहना छोड़ देंगे हम, या पद चलन हवाओं का रुख मोड़ देंगे हम, या खुद को वाणे पुत्र कहना छोड़ देंगे हम, जिस दिन भी हिचकिचाएंगे लिखने से हकीकत, कागज फाड़ देंगे कलम तोड़ देंगे हम। आइए इन्हीं पंक्ति से मैं आमंत्रण दे रहा हूँ समूह संपादक श्री यशपाल जी को कि आप आए और हमारे सभी माननीय जनप्रतिनिधियों का और माननीय अतिथिगणों का आप आभार व्यक्त करने की कृपा करें। जोरदार तालियों से आप स्वागत कीजिएगा श्री यशपाल सिंह जी। और मंचासीन सभी लोगों ने इतना हेक्टिक शेड्यूल आपको सबको पता है, मैं समझ सकता हूँ कि बहुत हेक्टिक शेड्यूल, और मैं आभारी हूँ ट्रैफिक हेड यहाँ पे हैं सोमेन जी, तो हमारे एहलवालिया जी, नगरायुक्त जी, और सबसे बड़े आभार के पात्र हैं दिनेश दिनकर जी, जिन्होंने शॉर्ट समय में इस प्रोग्राम को किया है, और आप सब आए और इस वादे के साथ कि हम जल्द मिलेंगे और लगातार मिलेंगे। सभी का आभार, धन्यवाद। जी से निवेदन करता हूँ कि आप आगे की क्या कार्य योजना है ताकि क्रांति धरा मेरठ जो लगातार विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है, वो आने वाले वक्त में वो तस्वीर